सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एवं हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड रॉन्ग है, गलत है, उसी को आपको चूज करना है। ऑप्शन में दिया मेसिव, टेम्परेचर, प्रीमियम, ग्लूमी। तो हम सबका अर्थ भी बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। पहला वर्ड दिया गया मेसिव। मेसिव का अर्थ होता है वेरी बिग। क्या अर्थ होता है? वेरी बिग, यानी बहुत बड़ा, अत्यधिक मात्रा में, वेरी बिग। और प्रीमियम जन्म में करते हैं, भुगतान, किसी भी चीज़ का भुगतान करते हैं, उससे अधिक जो रुपया देते हैं, राशि देते हैं, अतिरिक्त हुए, उसी को प्रीमियम का था। आजकल हर एक चीज़ का प्रीमियम आ गया है। ग्लूमी का अर्थ होता है दुख, उदास। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ग्लूमी का अर्थ होता है दुख, उदास। अब मेसिव बता दी, वेरी बिग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेम्परेचर। लिखा इसी नहीं जगह, सबका स्पेलिंग सही है, इसका भी है, इसका भी, इसका सबका स्पेलिंग सही है, लेकिन टेम्परेचर का स्पेलिंग गलत है, ये रॉन्ग है। इसका स्पेलिंग जो होगा, सही स्पेलिंग होगा TEMPERATURE, टेम्परेचर। ऐसे होगा टेम्परेचर, ताप। यहाँ पे TEMP, पी के बाद ई नहीं दिया है, लेकिन पी के बाद ई होगा, इसलिए ये गलत था। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था ना। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम पता है क्या है? इसका मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। किसका आप उल्टा बताना? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ जनवे करते सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया कॉम्पैशनेट। इसका अर्थ होता है दयालु। कॉम्पैशनेट का अर्थ होता है दयालु। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आप स्वीकार करते हैं, इसको समझते ही हैं, स्वीकार करना। प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि, धन समृद्धि, भरा पूरा पर, अमीर व्यक्ति, रिच, धन समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। तो अगली, अगली का अर्थ होता है क्रूप। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तरफ आप बोल रहे सुंदर, तो उसका उल्टा क्या होगा? क्रूप होगा, अगली होगा। इसका अर्थ क्या होता है? क्रूप होता है, क्या? जो सुंदर नहीं होता है। तो हम चारों का मीनिंग बता दिए, आप सबका याद रखिएगा। कंपैशनेट का अर्थ होता है दयालु। उसके बाद एक्सेप्ट, स्वीकार करना, जन्मे करते हैं, प्रोस्पेरिटी समृद्धि, धन से अमीर व्यक्ति पूरा। तो अगली मतलब क्रूप होता है। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होगा, आपको अपोजिट ही बताना था। प्रश्न है वॉइस से संबंधित। यहाँ पे हेडिंग ने दिए हैं, तो हम बता देंगे प्रत्येक प्रश्न अगर ऐसे आएगा तो वॉइस से संबंधित प्रश्न है। एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे। तो प्रश्न है, आई कैन कुक पास्ता एंड मैक्रोनी। तो ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका आपको पैसिव बदलना है। देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही आसान होता है। वर्ब को देखिए, वर्ब में यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब कुक कैन है। क्या है? कैन है। तो कैन वाला जो भी सेंटेंस अगर एक्टिव में रहेगा, उसका जब पैसिव बनाते हैं तो कैन के बाद बी लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कैन बी। पढ़े होंगे वो रूल। अगर कैन रहेगा एक्टिव में, अगर पैसिव बनेगा तो कैन के बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए कैन के बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पास्ता मैक्रोनी है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पास्ता मैक्रोनी सब में होगा, सब में होगा। अब देखिए यहाँ कुड दिया है, तो कुड का कोई बात नहीं होगा, तो गया ऑप्शन। यहाँ कैन है, कैन के लगन, कैन के बाद लेकिन बी नहीं दिया, तो ये भी गया। यहाँ पे कैन दिया है, लेकिन इसके बाद बी नहीं दिया, ये भी गया। ऑप्शन ए में है कि पास्ता एंड मैक्रोनी कैन बी कुक्ड, कैन बी कुक्ड, यानी कि कैन के बाद बी लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो रूल आपको पता होगा, तब बना लीजिएगा बहुत ही आसानी से। नरेशन और वॉइस बहुत ही आसान चैप्टर है, उसमें बस रूल याद होना चाहिए। प्रश्न है ये कि ए होम फॉर डॉग, डॉग का जो घर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए होम फॉर डॉग, डॉग का घर को क्या कहते हैं? हम लोग बचपन में कुत्ता, डॉग कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। आप लोग भी बनाए होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये है डॉग। क्या है? डॉग। तो इसका जो घर होगा, घर, हाँ, इसका जो घर है, तो डॉग का घर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में पेन, पेन कलम होगा, नहीं होगा। वॉरेन, कैनल, लेयर। लेयर मीन्स होता गुफा, कुत्ता को गुफा में नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा ये। वॉरेन वाला होता खरगोश का बाड़ा, जिसमें हम लोग खरगोश रखते हैं। वॉरेन, खरगोश को जिसमें हम लोग रखते हैं उसे बोलते हैं वॉरेन। पेन तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी कैनल। तो कुत्ता को जिसमें रखते हैं उसमें बोलते हैं कैनल। तो ए होम फॉर डॉग क्या होगा आंसर? कैनल। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी शब्द का भी मीनिंग बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है यहाँ पे सिनोनिम बताना है। एक होता है एंटोनिम, एक होता है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द है, एंटोनिम उल्टा शब्द है। तो यहाँ पे किसका सिनोनिम बता रहा है? तो चैलेंज का। आप किसी पे चैलेंज कर रहे हैं, कोई बात सही है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, नहीं मानने से इनकार कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो जस्ट इसी तरह अर्थ वाले चारों में से कौन सा वर्ड है जो चैलेंज कर देता है, वही अर्थ ये भी देगा। तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अपोज, आंसर तो जन्मे करते हैं। पीज मतलब शांति, शांति, पीज शांति, तो आंसर होगा नहीं उत्तर।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्सेप्ट करने की बात नहीं है यहाँ पे, मना करने की बात है, चैलेंज करने की बात है। तो अपोज, किसी चीज़ का आप अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका चैलेंज कर रहे हैं, तो जो अर्थ चैलेंज का वही अर्थ अपोज का भी है, तो इसलिए दोनों आपस में सिनोनिम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न ये है, इडियम से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बाइट द डस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? बाइट द डस्ट का अर्थ होता है असफल होना, इसका अर्थ होता है असफल होना, यानी तो समाप्त होना, यानी तो समाप्त होना, इसका अर्थ होता है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट यानी टू बी डिफीटेड, मतलब असफल हो गया, डिफीट कर गया, समाप्त हो गया। तो टू ईट डर्टी थिंग्स नहीं, टू फॉल इन ट्रबल नहीं, टू फेस द प्रॉब्लम नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू बी डिफीटेड, यानी कि टू बी डिफीटेड असफल हो गया, समाप्त हो गया। तो बाइट द डस्ट इडियम का मीनिंग होगा यही, असफल होना, समाप्त होना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखना है सिर्फ कि पहले देखना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। किसमें? पैसिव वॉइस। अब इसका एक्टिव बताइए, एक्टिव कैसे बनेगा? किसका वाज के बाद किसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वाज के तुरंत बाद। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2, सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 होगा। उसी का जब पैसिव बनेगा तो फिर वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, तो फिर वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यानी है कि ये पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव क्या होगा? V2 वाला होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा V2। तो V2 वाला देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा। तो बॉबी हैड स्टार्ट, हैड नहीं होगा, गया बोरा में, हैड वाला नहीं, हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 चाहिए, क्योंकि उसी का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हमको V2 वाला चाहिए, तो यहाँ हैज नहीं होगा, हैज क्या करने आया है। स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, स्टार्ट तो V1 है, हमको V2 वाला चाहिए। हाँ, बॉबी स्टार्टेड द रेसिंग एकेडमी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉबी स्टार्टेड द रेसिंग एकेडमी। तो यही बॉबी स्टार्टेड V2 है ना, इसी का पैसिव वॉइस ये है, द रेसिंग एकेडमी वाज स्टार्टेड बाय बॉबी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कभी कभी एक्टिव देगा तो पैसिव बनाना है, तो पैसिव देगा तो एक्टिव बनाना है, तो आपको देखना है ना कि सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है कि पैसिव में है। अब आ गया हिंदी से समझ, बोले ना, हिंदी से भी होगा और इंग्लिश से भी होगा। अवज्ञा, इसमें उपसर्ग बताना क्या होगा। अवज्ञा का जब किस होगा? अवधन आज्ञा, अवधन आज्ञा हो जाएगा अवज्ञा। क्या होगा? अवज्ञा। तो इसमें आपको बताना उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अवज्ञा में अब उपसर्ग है, आज्ञा प्रत्यय है, तो अब किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अब। तो अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? अब है। कैसे हुआ तो हम आपको बता दिए, आप प्रत्यय भी याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, नजर, नमक, नाखून। आपको स्त्रीलिंग ढूंढना है, ढूंढिए स्त्रीलिंग कौन है। नगर, नगर, नजर, नजर ना लगे, मतलब मम्मी क्या करते हैं, बच्चों को मतलब टिका लगा देता है कि नजर ना लगे किसी का, है ना, नजर नहीं लगती है, तो ती है, मतलब नजर, नजर ये स्त्रीलिंग है ना, ऐसे छटिए ढूंढिए आपका मन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नजर। नजर स्त्रीलिंग है, ठीक है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग चुनना था तो नजर ही स्त्रीलिंग है। लोचन किसका पर्यायवाची है? लोचन, नेत्र, नयन, लोचन, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सभी आंख का है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? स्त्रीलिंग ढूंढना है। वर्ड 4 दिया है, संस्कृति दिया है, संदर्भ दिया है, रचना दिया है, राय दिया है। चारों वर्ड में से आपको बताना कितने स्त्रीलिंग है, केवल स्त्रीलिंग को बताना है। संस्कृति ये स्त्रीलिंग है, रचना स्त्रीलिंग है, राय स्त्रीलिंग है, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी जो बचा वो पुल्लिंग है। संदर्भ क्या है? पुल्लिंग है, हमको पुल्लिंग नहीं ढूंढना, हमको स्त्रीलिंग ढूंढना। तो स्त्रीलिंग कितना है? 3 है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। कितना स्त्रीलिंग है? 3 है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।